Good morning everyone. Welcome back to our online classes again. In the last class we have discussed about the spread of non-cooperation movement inside the countryside, and basically we read about three examples. First, in the villages, बेसिकली बाय द पीजेंट्स, किसानों के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए। अवध का इलाका हमने पढ़ा था, अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी, जहां जवाहरलाल नेहरू ने काफी विजिट किया था। बाबा रामचंद्र वहां के महत्वपूर्ण लीडर रहे। किस प्रकार उनकी क्या परेशानियां थी, उन्होंने किस प्रकार आंदोलन किया। देन आफ्टर वी रीड अबाउट ए ट्राइबल ग्रुप इन गोधम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश गोधाम हिल्स का एग्जाम्पल पढ़ा। देर वाज लीडर अलूरी सीताराम राजू वहां के लीडर थे, और किस प्रकार मूवमेंट को वहां आगे बढ़ाया गया। द थर्ड एग्जांपल वाज ऑफ प्लांटेशन साइट्स, जहां हमारे टी कॉफी के प्लांटेशन साइट थी। बेसिकली टी की जो प्लांटेशन थी, जैसे असम और वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला इलाका, उसमें कि किस प्रकार दे आर कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर प्लेस, कि उनको किस प्रकार सीमित रखा जाता था। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 एक हमने एक्ट पढ़ा था, जिसके द्वारा उन लोगों पर एक पाबंदी होती थी, दे कांट लीव द साइट विदाउट टेकिंग परमिशन, बिना परमिशन लिए उस साइट को छोड़ नहीं सकते थे। और द परमिशन नेवर ग्रांटेड, और परमिशन कभी मिलती नहीं थी। इसका मतलब दे आर वर्किंग एज बॉन्डेड लेबर, और बॉन्डेड लेबर के तौर पर काम करते थे। तो ये सारी परिस्थितियां हमने पढ़ी, लेकिन इन सबको हमने, ये अलग अलग परिस्थितियां थी, सब ने अपने तरीके से डिफाइन किया इस स्वराज को, यानी खुद के शासन के लिए आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। ये माना जा रहा था हम किस लिए शासन कर रहे हैं आंदोलन, टू गेट फ्रीडम, आजादी के लिए, स्वराज, खुद के शासन के लिए। और द इंपोर्टेंट लीडर वाज महात्मा गांधी। अब ये सारे थे, तो किस प्रकार सब ने अपने अनुसार डिफाइन किया था चीजों को। पीजेंट्स से उन्होंने किस प्रकार डिफाइन किया था, स्वराज का मतलब उनके लिए क्या था, रेवेन्यू कम हो जाए, उनसे बेगार न कराई जाए, जमीन पर उनका खुद का अधिकार हो। उसके बाद अगर जब हम बात करें ट्राइबल्स की, तो फॉर देम स्वराज मीन्स, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, दे आर गोइंग टू गेट द राइट ओवर देयर ओन लैंड, उस जमीन के ऊपर उनका खुद का अधिकार हो। दे विल बी फ्री टू ग्रेज देयर कैटल्स, टू कलेक्ट द डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट और फ्यूल वुड, तो वहां से सारी चीजें इकट्ठी कर पाए। उनके लिए स्वराज का मतलब था ये। उसके बाद प्लांटेशन का मतलब था द बॉन्डेड लेबर विल बी, दे आर गोइंग टू देयर होम प्लेस, वो अपने घर जा सकते हैं। दे विल बी फ्री, वो बिल्कुल स्वतंत्र होंगे। दे आर गोइंग टू गेट द लैंड एट देयर नेटिव प्लेस, अपनी जगह पर उनको काम मिल जाएगा। तो सबके लिए स्वराज का मतलब अलग था। लेकिन अल्टीमेटली हमने इससे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कैसे कोरिलेट कर दिया इसको, बिकॉज ऑल आर इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी एंड विद द स्लोगन स्वतंत्र भारत। लेकिन हमने क्या माना कि पूरा भारत में आंदोलन है, किस प्रकार, क्योंकि लीडर एक कॉमन लीडर महात्मा गांधी के नाम पर चल रहा था। अलूरी सीताराम राजू ने महात्मा गांधी के नाम पर ही आंदोलन चलाया था कि आप शराब पीना छोड़ दें, उनकी जो एक महान संत के तौर पर है उनके अनुसार पालन करें। फिर हमने प्लांटेशन में देखा था, महात्मा गांधी के नाम पर नारे लगाए। तो इसलिए हमने कोरिलेट कर दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कि तीनों आंदोलन उससे संबंधित थे, क्योंकि उसमें दो कॉमन चीजें, कॉमन लीडर एंड कॉमन स्लोगन्स की स्वतंत्र भारत। अब उसके बाद महात्मा गांधी ने देखा कि इट वाज टर्निंग वायलेंस। अब धीरे धीरे क्या वायलेंट हो रही थी एक्टिविटी। अगर हम अलूरी सीताराम राजू का एग्जांपल लें, तो उसने क्या किया था, गुरिल्ला वारफेयर। गुरिल्ला मैंने बताया था क्या था, कि पहाड़ियों में छिप जाना, आक्रमण करना, वापिस छिप जाना, यानी वायलेंट मेथड वाज देयर। उसने तो माना था वायलेंट मेथड के बगैर हम फ्री नहीं हो सकते। उसी प्रकार अगर हमने बात की प्लांटेशन की, तो वहां से जब वो निकल रहे थे तो स्टीमर्स वगैरह स्ट्राइक की गई। उसके बाद उन लोगों के ऊपर भी इस प्रकार रिप्रेसिव मेजर्स अपनाए गए। पीजेंट्स की बात करें तो उन्होंने पुलिस स्टेशन वगैरह को आग लगा दी। तालुकदार और जमींदार जो लैंडलॉर्ड थे, उनके घरों को जला दिया गया, तोड़ फोड़ दिया गया था, बाजार लूट लिए गए थे। वायलेंट मेथड था। दीज ऑल वर नॉट सैंक्शन बाय कांग्रेस और महात्मा गांधी। ये सारे तरीके महात्मा गांधी नहीं चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने अल्टीमेटली क्या किया, 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उसको वापस ले लिया। क्यों, सबसे महत्वपूर्ण रीजन क्या था, ए प्लेस इन गोरखपुर, चोरी चोरा, वेयर ए वायलेंट मेथड वाज अडॉप्टेड बाय द प्रोटेस्टर्स। जो हमारे यहाँ विरोध प्रदर्शन करने वाले, उन्होंने एक हिंसक तरीके से वहां अंजाम दिया घटना को, वेयर 22 पुलिसमैन वर किल्ड। गोरखपुर जो चोरी चोरा जगह, वहां पुलिस स्टेशन था, उसको आग लगा दी गई और 22 पुलिस वाले मारे गए। गांधी जी नहीं चाहते थे वायलेंट मेथड हो, तो गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। उसके साथ साथ एक चीज थी कि वी आर सपोज टू ट्रेन द प्रोटेस्टर्स बिफोर ए मास मूवमेंट। अगर बड़ा आंदोलन करने से पहले हमें किसी चीज की जरूरत है, हम वापस प्रशिक्षित करें हमारे लोगों को, उनको बताएं किस प्रकार आंदोलन को आगे बढ़ाना है। अब ये सारा होने के बाद इनको लगा कि क्यों न एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा वापस तैयार की जाए, ए मास मूवमेंट और ए मास एजिटेशन शुड बी अगेन देयर और टू अपोज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि एक तो बहुत सारे लीडर थे, दे टायर्ड,
बाय दीज मूवमेंट्स। वो थक चुके थे किस प्रकार आंदोलन चलाते चलाते, तो उन्होंने उनमें से कुछ एक ऐसे थे कि वो चाहते थे वी मस्ट टेक पार्ट इन काउंसिल इलेक्शंस। जो शुरू में बहिष्कार किया गया था कि हम जो चुनाव करा रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, वी आर नॉट गोइंग टू टेक पार्ट, उसमें हम भाग नहीं लेंगे। लेकिन कुछ लीडर ऐसे तो चाहते हैं कि नहीं, जो इंडियन एक्ट ऑफ 1919 जो भारत सरकार अधिनियम 1919 बनाया गया है उसके द्वारा हमें काउंसिल इलेक्शन में परमिशन दी गई, हम चुनाव लड़ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, तो हमें वो चुनाव लड़ने चाहिए। लेकिन पहले हमने डिसाइड किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले, जब हमने देखा दिसंबर 1920 में मीटिंग हुई, उसमें सहमति बनी थी वी आर नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन काउंसिल इलेक्शंस। लेकिन अब वापस कुछ लीडर चाहते थे नहीं चुनाव लड़ने चाहिए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण लीडर कौन थे? CR दास, चित्तरंजन दास, और दूसरे थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, ये दो थे। इन्होंने सबसे ज्यादा किसकी वकालत की? टू फाइट काउंसिल इलेक्शंस। और इन्होंने अलग पार्टी बना ली चुनाव लड़ने के लिए, उसका नाम था स्वराज पार्टी। द पार्टी फॉर्म्ड बाई मोतीलाल नेहरू, CR दास टू फाइट काउंसिल इलेक्शंस वाज स्वराज पार्टी। हालांकि आपकी बुक में नहीं दे रखा है कि ये कब बनाई गई थी, 1923 में। इस पार्टी को बनाया गया 1923 में। तो CR दास, मोतीलाल नेहरू जैसे बड़े लीडर थे, कुछ एक कांग्रेस लीडर थे, वो चाहते थे कि नहीं, अब हमें मास एजिटेशन को एक बार रोक देना चाहिए, वी आर सपोज टू टेक पार्ट इन काउंसिल इलेक्शन, चुनाव में भाग ले, और फिर जो परिषद होगी देन वी आर गोइंग टू क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। उस परिषद में हम अपनी बात रखेंगे और उनकी गलत नीतियों का हम विरोध करेंगे। उसके साथ साथ उनको बोलेंगे यू आर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक, आपका जो तरीका पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं है, हम वहां विरोध करेंगे। तो उसके बाद ये अलग पार्टी बना के उन्होंने चुनाव लड़ी। अब जब इस प्रकार की परिस्थितियां थी, कुछ लीडर उसके खिलाफ भी थे, जैसे यंगेस्ट लीडर जवाहरलाल नेहरू एज वेल एज सुभाष चंद्र बोस उसके खिलाफ थे। दे वर मोर असर्टिव, कि वो तो अपनी डिमांड और ज्यादा अच्छे तरीके से रखना चाहते थे, और ज्यादा आक्रामक होना चाहते थे कि नहीं हम कोई बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन ये आपस में थोड़ा सा विवाद रहा। अब इन सब को क्वेश्चन मैटर को कि संवैधानिक तरीके से वहां परेशानी क्या आ रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंड ए कमीशन, एक आयोग भेजा गया भारत में कि क्या परेशानी आ रही है, किस प्रकार इतना विरोध हो रहा है। तो उसके लिए हमारे 1928 में साइमन कमीशन वाज सेंट टू इंडिया। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1927। हालांकि जो आयोग था 1927 में बनाया गया, इसको भेजा गया भारत में 1928 में। और सर जॉन साइमन वाज द हेड ऑफ दैट कमीशन, और सर जॉन साइमन इसके हेड थे, इसलिए इसको साइमन कमीशन बोला गया। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इट वाज अपोज्ड बाय द इंडियंस, और ये अपोज किया गया भारतीयों के द्वारा, बोथ द कांग्रेस एज वेल एज द मुस्लिम्स। जो मुस्लिम थे उन सब ने मिलकर इसका विरोध किया। द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज देयर वर 7 मेंबर्स एंड ऑल वर ब्रिटिशर्स। इसमें 7 मेंबर थे, सातों के सातों कौन से? एक भी भारतीय नहीं, सारे ब्रिटिशर्स थे। इसका विरोध किया गया। व्हेन इट कम टू इंडिया एट दैट टाइम स्लोगन वर रेज्ड साइमन गो बैक। हमारे यहां नारे लगाए गए कि साइमन वापिस आए, एज वेल एज ब्लैक फ्लैग्स वर रेज्ड, उसके साथ काले झंडे दिखाए गए। इसका विरोध किया गया। अब इस विरोध को देखते हुए फिर उस टाइम पर लॉर्ड इरविन जो वायसराय थे, उन्होंने नया तरीका निकाला। उन्होंने क्या बोला इंडिया को कि हम आपको वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? खुद की व्यवस्था संभालने का जिम्मा, लेकिन अल्टीमेटली द पावर विल बी ब्रिटिशर्स। अंतिम पावर तो ब्रिटिशर्स ही रहेंगे, लेकिन आपके यहाँ शासन करने की थोड़ी छूट दे दी जाएगी आपको, विद अनसर्टेन फ्यूचर। लेकिन उसमें एक चीज बताएगी, ये नहीं बताएंगे कब से करेंगे हम। तो उसमें टाइम डिसाइड नहीं किया गया, केवल हमें एक लालच दिया गया कि आप हमारे से आगे बात करें, हम आपको एक डोमिनेंट स्टेटस देंगे, यानी आप अपना शासन खुद करने की थोड़ी आजादी दे देंगे। अल्टीमेट पावर तो ब्रिटिशर्स ही रहेंगे, लेकिन उसके लिए भी टाइम नहीं बताया गया। तो उसमें क्या था, उसके बाद इन्होंने एक बात रखी कि यू आर सपोज टू कम टू द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हम आपके साथ एक सम्मेलन करेंगे लंदन में, आप उसमें शामिल हो, उसमें पार्टिसिपेट करें और आप अपनी बात रखें, उसके अनुसार वी आर गोइंग टू प्रोसीड, हम उसके अनुसार आपके यहां बदलाव करेंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये तो और ज्यादा आक्रामक हुए कि नहीं ये कोई तरीका नहीं है, तो हमें समय बताया गया, नहीं ये ढंग से हमें आजादी देना चाहते हैं। तो इसके लिए इन्होंने इसका विरोध किया। नो वन पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो प्रस्ताव रखा गया था 1929 में इनके सामने प्रस्ताव रखा गया, 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब उसके साथ साथ इसका विरोध भी किया गया। और जब हमारे यहां लाहौर सेशन हुआ, यानी जब लाहौर सेशन हुआ कांग्रेस का, तो उसमें एक प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव क्या रखा गया
स्वराज का, स्वतंत्र भारत का, इंडिपेंडेंट इंडिया का, कि हम हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कोई डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए कि आप शासन करें नीचे हमें छूट दे दें। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद फुल इंडिपेंडेंस, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमारी खुद की पूर्ण आजादी चाहिए। और उसके लिए डेट डिसाइड की गई थी 26 जनवरी 1930 कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना आजादी पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। और उसके बाद वी आर गोइंग टू फाइट विद द ब्रिटिशर्स और अपोज द ब्रिटिशर्स और टू क्रिटिसाइज द ब्रिटिशर्स एज ए मास मूवमेंट, बड़े आंदोलन चलाए जाएंगे, आजादी के लिए प्रयास किया जाएगा और 26 जनवरी 1930 से हम अपना आजादी का दिवस मनाएंगे। ये प्रस्ताव रखा गया लाहौर सेशन में, जो लाहौर अधिवेशन हुआ कांग्रेस, उसके अंदर प्रस्ताव रखा। उस और लाहौर सेशन में प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। एक नंबर में पूछा जा सकता है। तो उसके बाद लेकिन इनका मानना था इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रस्ताव जरूर रखा गया बट इट वाज नॉट इफेक्टिव एट ऑल, ज्यादा इसका रिस्पॉन्स नहीं मिला पब्लिक के बीच में। देन आफ्टर गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च ए मास मूवमेंट अगेन, उन्होंने फिर एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा रखी। और उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो 1930। तो हमारे यहां फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की गई 1930 में बाय सॉल्ट मार्च। सबसे पहले इसके लिए सबसे आसान तरीका कौन सा अपनाया गया कि सोल्ट एक कॉमन यूज है, हर व्यक्ति गरीब और अमीर खाने में सब इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया था। उस टैक्स के खिलाफ कि सब लोग उसके विरोध में आ जाएंगे, इसको एक साधारण सा तरीका मानते हुए सब लोगों को जोड़ने के लिए गांधी जी ने एक सोल्ट मार्च की अपने आश्रम से, जहां दांडी में उनका आश्रम था वहां से लेके और तट तक, साबरमती आश्रम से दांडी के तट तक, उसको सोल्ट की उन्होंने खुद नमक बनाया वहां जाने के बाद और इस नियम को तोड़ा। उसके द्वारा एक नए आंदोलन की शुरुआत की जिसका नाम रखा गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अबाउट दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन द नेक्स्ट क्लास। इफ यू हैव डाउट इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक देन यू कैन आस्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।